कोलसे पाटिल साहब, सबसे पहले मैं आ रहा हूं आपके पास इसलिए क्योंकि आप पुरानी भारत जोड़ो यात्रा में थे। आप न्यायिक प्रणाली को समझते हैं। आप न्यायिक प्रणाली को समझने के साथ साथ आपने प्रदर्शन धरना भी किया है। ये तो मूल अधिकार किसी का भी है, और अगर पहले से परमिशन है, मैं कल की भी बात कर लूं, राहुल गांधी जो एक मंदिर मंदिर कहा जा रहा है, वो मंदिर से ज्यादा असम के एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर की जगह थी, जहां उनके पास पहले से परमिशन थी, और वहां पे हेमंता बिस्वा शर्मा ने उनको जाने की परमिशन नहीं दी। मैं पहली बात आपसे कोलसे पाटिल साहब ये पूछ रहा हूं कि स्वतंत्र भारत में क्या इस तरह की चीज कही जा सकती है? मैं एक और चीज कर दूं, मालूम नहीं आपने वो वीडियो सुना है कि नहीं सुना है। मैं शाम को उस वीडियो को, मैंने उसको सुना नहीं सकता हूं, जिस तरह की गाली गलौज पूरे पूरे मतलब मैं यूपी में तो जानता ही हूं, लेकिन मेरे पास पूना से के खबरें हैं, मेरे पास बिहार से हैं, मेरे पास तेलंगाना से, जिस तरह का माहौल कल शाम को बना था। इन लोगों के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, जहां जाओ जैसे जाओ वैसे करो। मेरे एक व्यक्तिगत मित्र है, मैं आपको अंतिम बात कह के आपसे पूछ लूं, अभी आए थे, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस के पद से रिटायर हुए हैं। कल वो अपनी पत्नी के साथ किसी दूसरे के यहाँ गए थे, मिल के लौट रहे थे, कहने लगे रास्ते में बिल्कुल गुंडों के तौर पे उन गुंडों ने रोका, इनकी कार रुक गई। और ये वही जो, अगर आपको याद हो, जो कावड़ यात्रा में जो लोग जाते हैं और जिस तरह से जाते हैं और जिस वो होते हैं, वही रिस्पॉन्स था। इन्होंने कहा कि अगर मैं वहां अपनी कार रोक के खड़ा नहीं रहता, और क्योंकि कहना लग रहा था कि वो जो पटाखे मेरे ऊपर जला देंगे, और कहने लगे मैं, मुझे बिल्कुल पक्का था कि अगर मैं बोलूंगा तो मैं यहाँ लिंच कर दिया जाऊंगा। हिंदू हैं, और वो उत्तर प्रदेश में कह रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी रहे, कि अगर मैंने इन गुंडों से कुछ भी इतना भी चूक किया तो मैं यहाँ लिंच कर दिया जाऊंगा। कोर्ट कचहरी तो बाद में होता रहेगा। कोलसे पाटिल साहब, जो एक कल जिस तरह की गुंडागर्दी का एक माहौल को एक नई तरह की ऊर्जा मिली है, उसको और भारत और राहुल गांधी की इस यात्रा को इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी कि अब गुंडों में एक नई ऊर्जा आ गई है। उनको लगता है कि अब तो हम, अपना सबसे ऊपर वाला नेता भी कह रहा है कि चलो ये काम करो। कोलसे पाटिल साहब, जो आज राहुल गांधी के साथ हुआ। आनंद जी, इनके बारे में इस विषय पर चर्चा करना ही गुनाह है, क्योंकि ये समझ गए कि जो वो करते हैं वो रिटेलिएट नहीं हो रहा है। राहुल गांधी की यही मजबूरी है, वो सज्जन आदमी है, और वो तो इस तरीके से रिटेलिएट करने होने नहीं देगा। आज के परिस्थिति में इन सबको ऐसा लग रहा है कि हमें कोई चैलेंज नहीं, और इसलिए सब गुंडा रास्ते पर आए हैं, क्योंकि सबको तो गुंडागिरी तो भाती है ना, दादागिरी तो भाती है, और ये दादागिरी से पोले पसे। और अभी इस 10 साल में इन्होंने यही सीखा, लिंचिंग करके वीडियो देख निकालना और फिर वो जाहिर करना, जो मन में आए वो करना, हिंदू मुसलमान के माध्यम से, या जो जो उनको लगता है कि मोदी के खिलाफ बोल रहा है उनको भी। तो जो कानून मानते नहीं, संविधान मानते नहीं, नीति नहीं, अभी देखो रात दिन झूठ बोल रहे, काल्पनिक दुनिया में भारत को ले जाने के बाद वो अभी इतने खुश है कि कुछ करना ही नहीं है बस, और हमेशा के लिए हम यहाँ सत्ता पे रहेंगे। इनको कौन याद दिलाएगा कि ऐसा एक भी शख्स नहीं है दुनिया में कि जिनको हार नहीं खानी पड़ी। ये इनके पास ईवीएम है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद भी है, लेकिन एक दिन ऐसा ही आएगा कि हम सब लोग, शायद हम अभी रास्ते पर है, लेकिन हम सब लोग है ना, आपके मेरे जैसे लोग छोड़कर, क्योंकि हम अभी तक क्या चूक कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज ना कल सब लोग रास्ते पर आएंगे, इनका कारोबार करना कठिन करेंगे। ये वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में हार के जाएंगे। इनको संविधानिक तरीके से, अहिंसात्मक मार्ग से हमें रास्ते पर जाकर इनको रोकना होगा कि अभी बस हो गया। कितने गुंडे हैं उनके पास, हम 140 करोड़ लोग हैं, उनको लगता है हम सब असंगठित है। लेकिन इस
आज के माहौल में लोगों को दूसरा चारा ही नहीं रहा। राहुल भी वही बोलते हैं कि मैं क्यों रास्ते पर आया, ना कोर्ट सुनता है, ना पुलिस सुनती है, ना इन्हें सभी संविधानिक संस्थाएं। देखो ना, मैं तो कितने दिनों से बोल रहा हूं कि मुट्ठी भर लोगों की कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, वो सभी जगह पर है। उनका पहले से प्लान था कि स्वतंत्रता आंदोलन में यशस्वी हुए तो भी सत्ता हमारे पास रहेगी, तो वो सत्ता उनके पास है। और वो इतनी बुरी तरह से अभी आज क्या चीफ जस्टिस है, क्या बोल रहे, कहा जा रहे, भगवे निशान का, देश का निशान बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो ब्राह्मणों का बच्चा बच्चा जानता है कि वो आज राजा है। और उसका मैं कल भी कलकत्ता में कहा कि भाई उनको फॉलोइंग है, ब्राह्मणों की जो प्रतिष्ठा है जो झूठी है, लेकिन उनको लोग फॉलो करते हैं। हमने कल कलकत्ता में एक मीटिंग में कहा कि जब तक नॉन संघी ब्राह्मण जापान का इतिहास, हिटलर का इतिहास, मुसलिमों का इतिहास देखेंगे नहीं, उस पर अमल करेंगे नहीं, उसके माध्यम से समाज का प्रबोधन करेंगे नहीं, तो ऐसा चलेगा। तो जो मुट्ठीभर ब्राह्मण है, इन्होंने आज देश पर कैसा कब्जा किया, ये 5000 साल का उदाहरण है। 5000 साल पहले से ये चल रहा है। अभी तो ये इतनी बुरी हालत में हम लोग हैं, सही मायने में नींद कैसी आएगी लोगों को ये देख के। था राहुल का तो मुझे पर्सनल मालूम है कि वो इस किस्म के आदमी है ही नहीं। और वो मुझे लगता है वो जो बस से उतरते हैं, जो अभी वो तो आपने ऑफिसर की बात बताई, ये तो डर राहुल को भी है ना कि उसका कुछ भी हो सकता है, और वो जानता होते हुए भी करता है। ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है अभी कि ये सभी ये इतिहास में जो बोल रहा हूं कि भाई देश बर्बाद हुए लेकिन अभी टॉप पर है, हम क्यों नहीं है? और इससे क्या आगे जाएंगे? जा ही नहीं सकता, विकास नहीं हो सकता। ये धान की बात करते यार, वो जब बोलते थे कांग्रेस को देती थी लोगों को, मोदी बोलते थे इटली से लाया क्या? इटली से लाया, मामा के घर से आया? अभी क्या ये सब मोदी के बाप का है जो दे रहे हैं? कहां से आया? हमारे पैसे से आए, हमारी जीएसटी है, हर वस्तु पर टैक्स है, जो सब हो रहा है देश में वो तो सिर्फ हमारे पैसे से। तो इसलिए हमारे पैसे से इसको कहते कि हमारी बिल्ली हमको मैं ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हम सबको तो रात दिन काम करना पड़ेगा, ना जेल, ना पुलिस, ना मरण, इसको डरना छोड़ देना पड़ेगा। इसका ऐसा मुझे लगता है। मैं जस साहब, मैं आपसे जरा भाई साहब पूछ लूं। एक तो मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं कि जो सुनील शुक्ला भाई साहब कह रहे थे, जो पिछला चुनाव 2021 में हुआ था, जहां पे एनडीए बीजेपी के ने लीड किया था, उस एनडीए को 44.51% वोट मिले थे, 44.51%। और जो महाजोत बोला गया था, जो जिसको कांग्रेस ने लीड किया था, जिस गठबंधन को, उसको 43.68, 0.83% वोट ज्यादा मिले थे। सीटें एनडीए को 75 मिली थी, मतलब इस महाजोत को 50 मिली थी। डिफरेंस 1% से कम का है। आज वहां पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र कुमार बोरा, उनको मतलब उनके ऊपर पत्थर फेंका गया, उनकी नाक से खून बह रहा था। और ये लोग लोकल लोग हैं, ये कोई दिल्ली से या लंदन से वहां से आयातित या गुजरात से बुलाए हुए लोग नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर बनारस में कहा जाए तो बनारस में लोकल आदमी उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एक गुजरात से आए हुए एक व्यक्ति उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोकल लोग हैं। और भूपेंद्र कुमार बोरा ने कहा कि इस हर खून का पूरा हिसाब आसाम की जनता करेगी। तो एक तो मुझे आप पे ये कि जो ये हिंसा का एक एलिमेंट उसमें हिमंता बिस्व शर्मा उसका तड़का डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक कहीं से भी प्रोवोक नहीं हुआ है। एक मेरे दर्शक कह रहे हैं कि जो आज सेंसेक्स गिरा है उसका क्या कारण है? क्या वो मार्केट इतना खराब मान रही है कि मोदी जी का मामला ही सब गड़बड़ हो गया है? एक ज्यादा बड़ा सवाल मैं आपसे कोलसे पाटिल साहब ये पूछ रहा हूं, आपको भी मेरे साथ, मैंने मतलब आपको भी उन सब लोगों ने बुलाया था, लेकिन आपकी व्यवस्था कलकत्ता और कहां की थी? जम्मू में गया था। वहां मुझे हिंदू होने पे दिक्कत हो रही थी।
आपको लोग बिल्कुल उंगली उठा के कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से, हिंदू धर्म की वजह से हमारे ऊपर, वहां सिख भी आपको के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वहां मुसलमान भी आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अरे हमने कहा भैया मेरा धर्म भी खतरे में है, मैं हिंदू हूँ, मेरा हिंदू धर्म भी खतरे में, मैं अपना रोना किससे रो। कुछ लोगों ने आके उसको हाईजैक कर लिया, ये मेरा हिंदू धर्म नहीं है जो वहां किया जा रहा है। तो मैं जरा आपसे भी पूछ लूं कि कोई भी धार्मिक संस्था हो, चाहे वो, आप लोग धर्म को जो लोग नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे सारी धार्मिक संस्थाएं आज क्या सकते में है। और एक बात आपको याद दिला दूं, कल 22 जनवरी को, कल आपसे बात नहीं हो पाई, 25 साल पूरे हो गए थे कल ही 22 जनवरी को, 25 साल के से पहले ग्राहम स्टेन्स और उसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया था इस देश पे। तो मेरे लिए तो पश्चाताप और प्रायश्चित का दिन था। लेकिन मैं जरा आपसे कुलसे पाटिल साहब, इन सारी चीजों पे, ये हमारा धर्म भी तो खतरे में है, हम सब हिंदू हैं, हम लोग भी तो खतरे में हैं, ये जो हिंदुत्व आ गया है, नया हिंदुत्व। आनंद जी, जो अंधे हैं, बहरे हैं, उनके सामने ये सब डिबेट हम कर रहे हैं। मैं 2013 से कहता हूं, यानी मोदी ने वैसी तैयारी करी थी कि ईवीएम कैसा मैनेज करे। उनके एक्सपर्ट भी, जो उनको मोदी ने उनको बुलाया था, वो भी मुझे मिले थे। तो कोई मानता ही नहीं कि अरे बाबा, ये इनका इतिहास जब देखेंगे तो जिंदगी भर ये झूठी बोलते रहे, इनका एक भी काम की नींव सत्य के आधार पर नहीं है। तो ये सब इंडिया वाले, अब मैं सबको मिल रहा हूं, बोल रहा हूं, तो पहली बात, ये सब चर्चा छोड़ दो, नीति उनको सिखाने की बात छोड़ दो। वो हजारों साल से यही करते आए, आज भी करते रहेंगे, आगे हजारों साल को यही करेंगे। उनका नीति से, सत्य से कोई ताल्लुक नहीं। हम सब चर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी सभी इंडिया के जो घटक पार्टी है, उनको भी समझाना चाहिए, समझना चाहिए। हम तो, वो तो बहुत बड़े लोग हैं सब। यदि हम 2024 का इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ अपोजिशन यूनाइटेड जो है, इन्होंने यदि नहीं तय किया तो पहला काम हमें करना चाहिए, किसी हालत में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि अभी वकील सब रास्ते पर आए, मैं भी था उनमें। हम सब आंकड़ेवारी दे रहे थे कि अरे वोटिंग हुआ कितना, मशीन ने बताया कितना, वो सब वीवीपैट, वो दूसरा क्या फेमस। तो ये लाखों लाखों वोट ज्यादा होते, जो वोटिंग हुआ, प्रत्यक्ष लोग आए, वोटिंग किया, उसे लाखों वोट ज्यादा होते। वो जो फॉर्मर इलेक्शन कमीशन का कहा कि 600, 700, 6 लाख, 7 लाख ईवीएम बिगड़ने का ये अनयूजुअल तरीके है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि उन्हें, हमारी गर्दन उनके हाथ में है, और ये गर्दन छुड़ाने का कोई बात, कोई लड़ नहीं रहा है। हम सबको विनती कर रहे हैं कि हम 10-5 लोग जो अभी इसका 10-5 सालों से, 10-12 सालों से हम अभ्यास कर रहे हैं, और वो भी अभी जो जिनको उन्होंने कंसल्ट किया था, वो भी अभी डरते हैं सामने आके बोलने के लिए। तो हमारे पड़ोसी एक शास्त्रज्ञ है, जस्टिस सावंत के, वो उनको मिलते थे, तो हम भी उनके माध्यम से मिले थे। ये बोलते कभी भी इलेक्शन तुम ईवीएम से नहीं जीत सकते, और ये इनके होते हुए, जिन्होंने हजारों साल हमें नहीं काम टूटने दिया। वो दूसरी बात, सभी इंडिया के घटक पक्ष, उन्होंने सोचना चाहिए कि आज हमारा ये हमारा आखिरी मौका है। तो इनको हराना क्या डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। ये नहीं होता तो कौन जिम्मेदार है, कौन विपक्ष है? यदि ये सभी इकट्ठ साथ आकर नहीं लड़ते, तो हम ही हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे। तो इसलिए हम इस दिशा में अभी काम करना चाहिए कि भाई, तुम बहुत होशियार है, लेकिन जो हमको समझता है, और हम तो निस्वार्थी है लोग, हमें हमें क्या चाहिए? हम, यदि आप समझते होंगे कि ये 2024 से आखिरी मौका है, और नहीं देखो, राम मंदिर उतना ही, राम मंदिर जहां उद्घाटन होता है, उसी दिन इनका जल्लोष शुरू होता है। जल्लोष क्या शुरू है? गुंडागर्दी, उसमें क्या है? और ये धर्म की जो बात है, अभी हमको सुभाष चंद्र बोस ने,
वल्लभ भाई पटेल ने, जो जो हमारे कल्याणकर्ता है उन्होंने सब वार्निंग दी थी, नेहरू ने भी दी थी कि यदि आरएसएस के लोग कहते हैं कि हम पूरब में जा रहे हैं तो बचे हुए तीनों दिशा में इनको देखते सोचना, ये इनकी खोज करना चाहिए। जो इतना सब हमको मालूम है तो हम बाकी चर्चा करके क्या करेंगे। मैं सबको विनती करता हूं, हम सब कोशिश तो कर रहे हैं, तो कोशिश इसी तरह से होनी चाहिए कि ईवीएम का क्या करे, इंडिया के सब घटक नीतीश कुमार चलने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार यदि चलते हैं उनके साथ तो एक बिहार का मैसेज जाता है। हमारे महाराष्ट्र के तो सब नेता चलेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि वो नहीं चाहते अभी देवेंद्र फडणवीस और मोदी की जो कॉन्स्पिरेसी है देश को, हमारे महाराष्ट्र को बर्बाद किया है। जो भी पॉसिबल है सब गुजरात ले गए, इंडस्ट्रीज लेके गए, विचारधारा जो महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा होती वो खत्म कर दी। तो ये जो बदल रहा है इसकी सबको जानकारी है, तो भी क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण हमारे सब नेताओं का निजी स्वार्थ है, डर है। अरे ईडी अभी आपको लेके जाएंगे ना तो आप हीरो बनेंगे जी। अभी इलेक्शंस के समय आप सब नेता जो ईडी में जाएंगे ना तो हीरो बनेंगे। सबको मैं कहता हूँ कि चलो आप ईवीएम के खिलाफ लड़ेंगे, रास्ते पर जाएंगे तो मार्ग ही नहीं है। रास्ते पर जाए मेरा कोई कोर्ट नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है, और रास्ते पर जाने में दिक्कत क्या है? जी